हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण एक और लेक्चर के साथ। द लेक्चर इज़ अबाउट द रोल ऑफ पिगमेंट्स। इससे पहले हमने रोल ऑफ लाइट को कंप्लीट किया कि लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। लाइट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बताया गया है आपके बुक के अंदर, तो वो दोनों टॉपिक हमने क्लियर किए। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पिगमेंट्स। हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। देखें, बुक के अंदर एक चीज़ बताई गई होगी कि जब भी आप किसी मैटर को देखते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मैटर। ये हमारे पास कोई मैटर है, सही है। और जो मैटर होता है इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी मैटर को, वेन एवर लाइट स्ट्राइक्स द मैटर, वेन एवर लाइट स्ट्राइक्स द मैटर, या तो वो लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को, इस फेनोमेनन को क्या नाम देंगे? आप कहेंगे कि सर ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। जब भी लाइट किसी मैटर पे जाके स्ट्राइक करेगी या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, मैटर में से बाहर निकल जाएगी। जैसे कि हमारे पास कोई ग्लास वगैरह होता है उसमें से लाइट ट्रांसमिशन हो जाएगी, या तो वो जो लाइट होगी वो स्ट्राइक करने के बाद ट्रांसमिट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि वो उसी मैटर के अंदर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो लाइट होती है उसको आप अगर देखेंगे तो लाइट मैटर पे स्ट्राइक होने के बाद या तो रिफ्लेक्ट करेगी, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, या तो वो एब्जॉर्ब होगी। प्लांट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी प्लांट को यहाँ पे आपको बताऊँ, देखिए ये हमारे पास कोई प्लांट है। इफ़ यू आर गोइंग टू सी देयर इज़ अ प्लांट, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर पर्टिकुलर चीज़ें पाई जाती है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करती हैं। इन पर्टिकुलर चीज़ों को कहा जाता है पिगमेंट्स। दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर टर्म्ड एज पिगमेंट्स। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कोई सब्सटेंस होते हैं दैट एब्जॉर्व द विजिबल लाइट। कैसे डिफाइन करेंगे पिगमेंट्स को? आप कहेंगे कि सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट। यू विल से दैट सब्सटेंसेस इन plants, substances in plants that absorb visible light। वो सब्सटेंसेस प्लांट्स के अंदर जो विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं उन्हें आप नाम देते हैं पिगमेंट्स का। क्या नाम देते हैं आप? पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स ऐसे कोई सब्सटेंस होते हैं जो कि विजिबल लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। दैट इज टर्म्ड एज द पिगमेंट्स। आपके बुक के अंदर ऐसे ही बताया गया है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि डिफरेंट, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्व लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये मैंने आपको लाइट के रोल के अंदर जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन इनका एक ही मकसद होता है, पिगमेंट्स का एक ही मकसद होता है, दैट इज जो हमारे पास लाइट एनर्जी है, पिगमेंट्स का एक ही काम है, ये जो लाइट एनर्जी है इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। पिगमेंट्स का रोल क्या होता है? पिगमेंट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ये किसका काम है? ये काम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी, तो आप समझ आइएगा। पी का मतलब है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का काम होता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी के अंदर। किसी भी प्लांट्स के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे दो। एक होगा क्लोरोफिल और एक आपको मिलेगा कैरोटीनोइड्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, समझिएगा कॉन्सेप्ट्स को। इफ़ यू आर गोइंग टू सी द पिगमेंट्स इन प्लांट्स, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो क्या होते हैं पिगमेंट्स?
भाई पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। पिगमेंट का मेन काम होता है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेगुलेट हो सके। और डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ये हमने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक के अंदर आपको बताया था। अमूमन देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। एक पिगमेंट्स को कहा जाता है नेसेसरी पिगमेंट्स, याद रखिएगा। प्लांट्स के अंदर एक होते हैं नेसेसरी पिगमेंट्स। नेसेसरी पिगमेंट्स को प्राइमरी पिगमेंट्स भी आप कहेंगे, और एक पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स यू विल फाइंड, नेसेसरी एंड एक्सेसरी। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए, उसे नेसेसरी पिगमेंट्स मोस्टली कहा जाता है। किसी जगह पे क्लोरोफिल बी को कहा जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह आ जाएगा तो आप समझेंगे क्लोरोफिल ए इज़ अ नेसेसरी पिगमेंट्स। और बाकी जो हमारे पास हैं क्लोरोफिल बी, और एक और इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी कैरोटीनोइड्स। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स में। तो हमें ये तीन पिगमेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर समझने हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनोइड्स। तो याद रखिएगा, अगर आप पिगमेंट्स को उनकी ज़रूरत के बेसिस पे, उनकी हमेशा कह सकते हैं कि नीड के बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो एक है नेसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट प्राइमरी पिगमेंट होता है, यही फोटोसिंथेसिस करता है, इसी को जाके स्ट्राइक करती है लाइट, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। और एक्सेसरी पिगमेंट्स, इनका रोल होता है कि ये असिस्ट करते हैं जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको। तो 2 टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक होता है नेसेसरी, एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। आपके बुक में इनके बारे में ऐसे बताया गया है। आगे रीड करते हैं कि क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सो नंबर 1 है हमारे पास, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल। सो सबसे पहले हम क्लोरोफिल्स की बात करते हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल्स। सही है। क्लोरो वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन। सही है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट का मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि कोई कलर देने वाला सब्सटेंस, उसे क्लोरोफिल्स कहा जाता है, याद रखिएगा। सो दीज आर द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारे पास जो टाइप है वो सारी चीज़ें क्लोरोफिल के बारे में, इन चीज़ों को ही हमने समझना है अबाउट द टॉपिक। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, दे मेनली एब्जॉर्ब। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्लोरोफिल के बारे में, दे मेनली एब्जॉर्ब द, कौन कौन से कलर को ये एब्जॉर्ब करते हैं? हमारे पास 7 होते हैं ना, विबिग्योर, आपको बताया हुआ है मैंने। सो दे मेनली एब्जॉर्ब, याद रखिएगा। वॉयलेट को एब्जॉर्ब करते हैं ये, एंड ब्लू, दे मेनली एब्जॉर्ब वॉयलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड, याद रखिएगा। वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, याद रखिएगा। वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, रेड वेवलेंथ इफ़िशेंटली, याद रखिएगा। सही है। इफ़िशेंटली ये एब्जॉर्व करते हैं वॉयलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड को। बट येलो, ग्रीन एंड एक और भूल गया मैं, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इंडिगो, ये होते हैं लीस्ट एब्जॉर्व। या तो ये लीस्ट एब्जॉर्व होंगे और रिफ्लेक्टेड, याद रखिएगा। तो कितने कलर हो गए? ये 7 कलर आ गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, कौन कौन से कलर जो है ना ये एफिशिएंटली एब्जॉर्व कर सकते हैं। दैट इज़ द वॉयलेट कलर, ब्लू कलर को एब्जॉर्व करेंगे ये, ऑरेंज, रेड, ये एब्जॉर्व करेंगे ये एफिशिएंटली। लेकिन येलो को, ग्रीन को और इंडिगो जो कलर होगा उसको ये लीस्ट एब्जॉर्व करेंगे, या तो ये एब्जॉर्व ही नहीं करेंगे, उनको रिफ्लेक्ट बेक करेंगे। ये बात याद रखिएगा। सही हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्लोरोफिल होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल जो प्लांट्स, क्लोरोफिल इन प्लांट्स, याद रखिएगा। प्लांट्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए और बी। सही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल है प्लांट्स के अंदर, दीज आर क्लोरोफिल ए, जो इम्पोर्टेंट है, दीज आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बुक में ये बताया गया है कि क्लोरोफिल ए का जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर क्लोरोफिल ए इज़ C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, सही है। क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55H70O6N4Mg, ये किसका है? ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। सो इन फार्मूलों को आपने याद रखना है, क्लोरोफिल ए और बी। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है, और जो क्लोरोफिल बी है वो है येलोइश ग्रीन। ये है ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट, इट इज़ ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। और जो बी होता है दैट इज़ द येलोइश ग्रीन, सही है। ये आपको याद रखने, तो ये येलोइश ग्रीन होता है, ये ब्लूइश ग्रीन। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स अबाउट द क्लोरोफिल। अच्छा, इसके अलावा भी क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अलजी जो होता है, अलजी मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्लांट्स जैसा ही अलजी होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा गिर रहा होता है वहाँ पे नहीं ग्रीन कलर का एक निशान आ जाता है, वो एक्चुअली प्लांट नहीं होता, वो अलजी होता है, सही है। जैसे कूलर वगैरह के करीब या किसी टांकी वगैरह के अंदर जो ग्रीन कलर का काई आ जाती है ना, उसे अलजी कहा जाता है। तो अलजी जो होता है उसमें आपको मिलेंगे क्लोरोफिल, याद रखिएगा। दे विल बी कंटेनिंग क्लोरोफिल C, D, E। इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफिल के कितने टाइप है? क्लोरोफिल के टाइप है हमारे पास, याद रखिएगा, देयर आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A, B, C, D एंड E। ए बी तो आपको प्लांट्स के अंदर मोस्टली अमूमन मिलेंगे, और C, D, E आपको कहाँ पे मिलेंगे? अलजी के अंदर मिलेंगे। और एक और जानदार है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ द बैक्टीरिया। उस जानदार का नाम है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेंगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट, बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जैसा ही होता है, दैट इज टर्म्ड द बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वो भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ। सो दीज आर अबाउट द क्लोरोफिल्स। आगे है एक और चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके स्ट्रक्चर को समझना है, सही हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जैसे हमने फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पढ़ा था ना, उसमें क्या था, हेड था और 2 टेल थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपको एक हेड मिलेगा और 2 आपको मिलेंगे टेल। जो हेड होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन रिंग। वो कौन सी रिंग से बना होगा? उस रिंग का नाम होगा पोरफायरिन रिंग, सही हो गया। और जो टेल होता है वो 2 टेल होते हैं, 2 होती हैं टेल, आगे मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर बना के। एक टेल को कहा जाता है लॉन्ग चेन होती है फाइटोल चेन, सही है। और एक होती है मिथाइल ईस्टर टेल, ठीक है, ये छोटी टेल होती है मिथाइल ईस्टर टेल। और जो फाइटोल चेन होती है वो बड़ी टेल होती है, दैट इज़ दी C20H39, ये हाइड्रोकार्बन से बनती है फाइटोल चेन। तो किसी भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक हेड मिलेगा, 2 टेल मिलेंगे। जो हेड होगा वो पोरफायरिन रिंग कहलाता है, और जो टेल होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है फाइटोल चेन और एक होती है छोटी सी मिथाइल ईस्टर टेल। सिंध टेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइटोल चेन के बारे में बताया गया, लेकिन किसी और बुक के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको मिथाइल ईस्टर टेल का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे दिया गया है। आगे इसको रीड करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छे से। देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मैंने कहा कि एक हेड होता है और 2 टेल होती हैं। तो सबसे पहले जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट को देख लेते हैं। हेड पार्ट बनता है कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन रिंग। कौन सी रिंग से बनता है ये हेड? पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग जो होती है दैट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन रिंग फर्दर कंपोज्ड ऑफ टेट्रा पायरोल रिंग्स, ठीक है। और ये जो पोरफायरिन रिंग होती है वो भी आगे किस चीज़ से बनी है?
दे आर कंपोज ऑफ टेट्रा पायरोल रिंग। तो टेट्रा पायरोल रिंग क्या होती है? टेट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, ऐसे ही ना, 4, मैंने आपको बताया हुआ ये। और पायरोल रिंग किसको कहते हैं? देखिए पायरोल रिंग होती है 4 कार्बन वाली ऐसी रिंग जिसमें 4 कार्बन हो और 5वां जो मेंबर हो दैट मेंबर मस्ट बी नाइट्रोजन, ऐसे। ठीक हो गया। ये जो रिंग होती है, ये जो रिंग होती है, इस रिंग को कहा जाता है पायरोल रिंग। ये कौन सी रिंग मैंने बनाई है? दिस इज टर्म्ड एज पायरोल रिंग। और ऐसी कितनी पायरोल रिंग मिलती हैं पोरफायरन रिंग बनाने के लिए? अच्छा, ये पायरोल रिंग 4 मिलेंगी, उसके साथ कुछ और कंपाउंड्स, कुछ और चीज़ें मिलेंगी और फिर बनेगा पोरफायरन रिंग जो कि हेड कहलाता है। सो ऐसी 4 रिंग्स मिलती हैं, इन्हें पोरफायरन रिंग कहा जाता है। सो नंबर 1 हेड, उसमें आपको मिलेगा पोरफायरन रिंग। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हेड में जो मिलेगी, दैट यू विल बी हैविंग द मैग्नीशियम। याद रखिएगा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है हमारे पास Mg, वो आपको मिलेगा सेंटर में। पोरफायरन रिंग के सेंटर में आपको एक मैग्नीशियम मिलेगा जिसके साथ ये पायरोल रिंग का नाइट्रोजन अटैच होगा। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया हेड पार्ट। और बाकी जो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, दीज आर द 2 टेल्स, ऐसे ना, 2 टेल्स। और ये जो 2 टेल्स होती है ना, इनमें से एक टेल होती है, इनमें से एक टेल होती है जिन्हें कहा जाता है फाइटोल, जिन्हें कहा जाता है फाइटोल चेन। ये लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। फाइटोल चेन क्या होती है? दैट इज लॉन्ग चेन, समझिएगा कौन सा? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ये देखिए अभी मकोड़ा था, पता नहीं क्या ऊपर से गया। ये मकोड़ा, मक्खियाँ, मच्छर ये आते रहते हैं क्योंकि मैं रात को ये वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे, सही है। तो ये रोशनी पे आते रहते हैं। और दूसरा, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इनका आना तो लाजमी है, ये तो आएंगे भाई। सो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना और थोड़ा सा देखिएगा इसको, सही है। चलें जी, आगे हम पढ़ रहे हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है फाइटोल चेन। कितनी लॉन्ग? C20 और H39 यूनिट्स। ठीक है, ये होगी फाइटोल चेन। और एक और होती है, दैट इज द मिथाइल, दैट इज टर्म्ड द मिथाइल ईस्टर टेल। ये 2 टेल आपको मिलेंगी किसी भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्लोरोफिल ए और बी का मोस्टली स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। मोस्टली अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, दोनों का सेम ही होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 4 रिंग होंगी ऐसे। अच्छा, ये थोड़ा रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरे से यहाँ से अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन समझिएगा। एक रिंग यहाँ से आ गई और एक रिंग, अच्छा कौन सी रिंग बनाई है मैंने? देखें, ये रिंग कहलाती है पायरोल रिंग। क्यों? क्योंकि एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, बीच में नाइट्रोजन, ऐसे टाइप के रिंग को क्या नाम देंगे आप? यू विल बी कॉलिंग दीज टाइप ऑफ रिंग्स एज पायरोल रिंग। देखें यहाँ से ऐसे अगेन पायरोल रिंग, बीच में नाइट्रोजन। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो अगेन, ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से आपको ऐसे मिलेगा अगेन पायरोल रिंग, बीच में नाइट्रोजन, ऐसे है ना। ये कितनी पायरोल रिंग हो गई? यू विल से सर ये तो 4 हो गई। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है टेट्रा पायरोल। और इनके बीच में आपको मिलेगा मैग्नीशियम। इनके बीच में क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम मिलेगा। और ये मैग्नीशियम के साथ ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा। नाउ दीज आर द मेन स्ट्रक्चर्स। ये टेट्रा पायरोल रिंग और मैग्नीशियम आपस में मिलते हैं। अभी ये पोरफिरिन रिंग बना रहे हैं। अच्छा, मैं रेंडमली बता रहा हूँ ये आपको, फिर बुक में से अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ एक तस्वीर के अंदर आपको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये रेंडमली जैसे आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे होता है हेड इनका, ठीक है। सो दिस इज़ द हेड। और इस हेड पार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे, सो दे विल बी आल्सो अटैच लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये आपस में अटैच होंगे, ठीक है, लाइक दिस। और ऐसे ये आपस में अटैच होगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, अच्छा ये यहाँ से आएगा नीचे से, लेकिन देख लीजिएगा ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पोरफिरिन हेड। ये पोरफिरिन रिंग बन गई। अभी ये पूरी की पूरी रिंग्स को क्या नाम देंगे आप? ये पूरी रिंग्स हैं पोरफायरिन रिंग्स। याद रखिएगा, रेंडमली बता रहा हूँ आपको ये स्ट्रक्चर, रेंडमली बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर में समझाता हूँ।
ठीक है, ये पोरफ्रिन इसका रिंग हो गया, हेड हो गया, और हेड के बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कितनी टेल मिलेंगी, 2 टेल। एक टेल ऐसे मिलेगी, सही है, दिस इज़ 1 टेल सपोज, और एक टेल यहाँ पे मिलेगी छोटी सी टेल। ये जो छोटी सी टेल होगी, सपोज दिस टेल इज़ मिथाइल ईस्टर, मिथाइल ईस्टर की टेल है ये, और ये जो टेल है दैट इज़ दी हाइड्रोकार्बन से बनती होती है, ऐसे ना, सॉरी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है, और हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, सो दैट्स वाई दिस इज टर्म्ड द फाइटोल चेन। ये जो चेन है इसका नाम क्या है, दिस इज द फाइटोल चेन। तो ये फाइटोल चेन क्या होगी, C20H39 हाइड्रोकार्बन के यूनिट से बनती है, और ये मिथाइल ईस्टर टेल, और ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज टर्म्ड इज द क्लोरोफिल। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, क्लोरोफिल। एक हेड जो कि ऊपर की तरफ विजिबल होता है, और 2 आपको उसमें मिलेंगी टेल, और ये जो टेल होती है, एक होती है फाइटोल चेन C20 और H39 से बनती है, C20 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, C20H39 से, और एक होती है मिथाइल ईस्टर टेल। आपके सिंध टेक्स्ट के अंदर सिर्फ ये वाला बताया गया है, फेडरल के अंदर ये दोनों बताए गए। ये रेंडमली मैंने स्ट्रक्चर बनाया, बीच में मैग्नीशियम है, जो जो यहाँ पे चीज़ें आपको हेड में बताई वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी क्लोरोफिल ए और बी में क्या फ़र्क है ये समझाता हूँ आपको। देखें एक ही फ़र्क होता है क्लोरोफिल ए और बी में। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए में जो सेकंड पायरोल रिंग होती है, सेकंड पायरोल रिंग, उस सेकंड पायरोल रिंग पे आपको मिलेगा मिथाइल ग्रुप। क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द मिथाइल ग्रुप। ये CH3 जो ग्रुप होता है ना, इसे कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। तो आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा सेकंड पायरोल रिंग पे, और सेम ऐसे ही अगर आप क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं तो सेकंड पायरोल रिंग पे मिथाइल ग्रुप की जगह पे आपको क्या मिलेगा, CHO ग्रुप। CHO का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, बस ये याद रखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा क्लोरोफिल बी के अंदर। यही फ़र्क होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर, कि क्लोरोफिल ए जो होता है दैट इज कंटेनिंग CH3 मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड पायरोल रिंग, और अगर क्लोरोफिल ए है तो मिथाइल ग्रुप होगा, और बी है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होगा। इन दोनों में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्क है। देखिए सिंपली क्या होता है, जो थालाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, आगे बताया था मैंने और दोबारा बता रहा हूँ, थालाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन ऐसे होती है। देखें ये थालाकोइड की मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर कैसे होती है भाई, ऐसी होती है ना। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, हेड ऊपर की तरफ होते हैं, और उनके जो टेल होते हैं वो आपस में ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे ना, यही बनती है ना मेम्ब्रेन। और ये जो थालाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, यू विल फाइंड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसे। और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड जो होंगे वो ऊपर होंगे, और जो उनकी टेल होंगी ना वो अंदर की तरफ होगी, मेम्ब्रेन की तरफ। देखें ये हेड ऊपर है, फिर जैसे ही सूरज की रोशनी लगेगी ना तो फिर वो डायरेक्टली हेड को जाके अटैच करेगी, और फिर जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। सो यू टू अंडरस्टैंड, जैसे ही लाइट यहाँ पे जो है ना वो हिट करेगी ना, तो लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को हिट करेगी, इनके हेड को हिट करती है, इनकी टेल इनको स्टेबिलिटी देती है, असिस्ट करती है। ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना थालाकोइड की, ये लिपिड मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करती है, ये बात याद रखिएगा। जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसके साथ ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट को जैसे एब्जॉर्व करेंगे, एब्जॉर्व करने के बाद क्लोरोफिल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, आगे इसको ट्रेवल कराएगा और बनाएगा 2 चीज़ें, एक बनेगा ATP बनेगा और एक बनेगा NADPH2। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा ये पूरा रिएक्शन, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन के, सॉरी जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है थालाकोइड की, उसके ऊपर ये इसके हेड ऊपर की तरफ होती है, टेल अंदर की तरफ होते हैं फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की तरफ, और ऐसे ये रिएक्ट करते हैं। सो दैट इज अबाउट द क्लोरोफिल। देखें क्लोरोफिल ए जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली टेक करता है फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि यही इम्पोर्टेंट है और यही है जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इन फोटोसिंथेसिस। इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन
फोटोसिंथेसिस, ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्ट प्ले करता है, टेक करता है, इसी वजह से इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। सही है। सो इट इज क्लोरोफिल ए इज मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इसका काम क्या होता है, जो हमारे पास लाइट एनर्जी है उसको डायरेक्टली, जो लाइट एनर्जी लगेगी, अच्छा मैं आपको बताऊंगा, देखें जब अरेंजमेंट बताऊंगा ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, वहाँ पे बताऊंगा क्लोरोफिल ए का रोल, लाइट एनर्जी को ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ये याद रखिएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की, ऑन बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स, समझिएगा, ऑन बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स, रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स के बेसिस पे हमारे पास क्लोरोफिल के टाइप है, ठीक है, क्लोरोफिल ए के टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स। तो हमारे पास है क्लोरोफिल ए के टाइप, एक को कहा जाता है क्लोरोफिल ए 670, और आपको पता होना चाहिए 670 कौन सी वेवलेंथ में आएगा। आपको सर ये तो रेड का रेंज है, और एक होता है 680, एक होता है 690, और एक होता है 700। ये क्लोरोफिल ए के टाइप है। किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं इनको, क्लासीफाई करते हैं, बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग। ये जो क्लोरोफिल होता है ए 670 वाला, वो ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 680 वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये सारी रेड वेवलेंथ, लेकिन अलग क्लोरोफिल ए अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उस बेसिस पे हमने नाम रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स क्लोरोफिल ए 670, देन 680, 690 एंड 700। ये फ़र्क क्यों आता है, ड्यू टू देयर प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग प्रोटीन है, इसमें डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग प्रोटीन हैं तो क्लोरोफिल ए सब, लेकिन इनका जो एब्जॉर्बिंग रेड पीक्स है वो डिफरेंट आती है, आपके बुक में बताया गया है। और क्लोरोफिल बी जो होता है वो भी आपको मिलेगा सारे के सारे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए की तरह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ऐसे ही एक और हमारे पास पिगमेंट है, जैसे हमने क्लोरोफिल ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, हम कैरोटिनोइड्स को समझते हैं। देखें जो कैरोटिनोइड्स हैं इनको समझते हैं हम। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरोटिनोइड्स। सो देयर इज कैरोटिनोइड्स, हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कैरोटिनोइड्स का जिक्र किया था। ये लिपिड्स की एक टाइप होती है, टर्पिनोइड्स, याद हो आपको तो। इनको कहा जाता है दीज आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स होते हैं, येलो एंड रेड टू ऑरेंज। ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होते, क्लोरोफिल ए और बी क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ये है येलो टू रेड टू ऑरेंज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब, और इनकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, दे एब्जॉर्ब, याद रखिएगा, दे कैन एब्जॉर्ब, ये सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते, दे कैन एब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू इफ़िशेंटली। कौन सी रेंज, वॉयलेट ब्लू रेंज को ये इफ़िशेंटली एब्जॉर्ब करते हैं, ये याद रखिएगा। कौन सी रेंज को, वॉयलेट ब्लू की रेंज को इफ़िशेंटली ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो वॉयलेट ब्लू की रेंज होती है, इनकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन, समझिएगा, रेंज ऑफ जो एब्जॉर्प्शन इनकी होती है, दैट रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट, रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से डिफरेंट होती है इनकी रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये ज़्यादातर कौन सी रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ वॉयलेट एंड ब्लू। देखिए क्लोरोफिल ए अलग लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, बी अलग को एब्जॉर्ब करेगा, कैरोटिनोइड्स अलग को एब्जॉर्ब करेंगे। दैट्स वाई दे प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा। इनकी वजह से वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा फॉर फोटोसिंथेसिस मिलता है।
अरे बात समझ में, मतलब कि सिर्फ एक दो कलर, एक दो वेवलेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना एक्शन स्पेक्ट्रम में सारी की सारी वेवलेंथ जो कलर की होती है, लाइट की होती है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स भी तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी तो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। जो क्लोरोफिल ए और बी नहीं कर पाएंगे वो कौन करेगा, वो कैरोटिनॉइड्स करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हुए ना भाई ये। सो आपने ये इनके बारे में याद रखना है। अभी होता क्या है ये देखें, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। होता क्या है, कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, जो भी लाइट आ रही है, सपोज किसी भी प्लांट के ऊपर जैसे ही लाइट आके स्ट्राइक करेगी, सो दिस इज़ अ लाइट, और जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे नीचे मौजूद होंगे पिगमेंट। सबसे पहले जो पिगमेंट होते हैं, दीज आर कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पे क्या मौजूद है, कैरोटिनॉइड्स। पता है ये कैरोटिनॉइड्स क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद दे विल बी ट्रांसमिटिंग दिस लाइट टू क्लोरोफिल बी। ये किसको जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देंगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग दिस लाइट टू क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल बी को लाइट प्रोवाइड करेंगे, सही है। और क्लोरोफिल बी क्या करेगा, इसी लाइट को प्रोवाइड करेगा टू द क्लोरोफिल ए। तो ये इनका ये अरेंजमेंट है, ये सीरीज याद रखिएगा। ये हो गया क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद देंगे क्लोरोफिल बी को, और बी किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। ये इनका एक रिएक्शन है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जो कि आपने याद रखना। तो लाइट को एब्जॉर्ब कैरोटिनॉइड्स करेंगे, कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी को दो। क्लोरोफिल ए के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बार बार बता रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ एक साइड होंगे लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। कौन कैप्चर करेगा इन्हें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे जाके 2 चीज़ें बनाने में हेल्प करेंगे। ये आगे और इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ATP बनेगा और NADPH2 बनेगा। अरे बात समझ में। सो दैट्स वाई दीज आर द सीरीज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैरोटिनॉइड्स आल्सो प्रोटेक्ट, क्या करते हैं कैरोटिनॉइड्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट। कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल्स फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है उससे बचाते हैं कैरोटिनॉइड्स, किसको, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को। कैसे बचाते हैं, एक तो बाय एब्जॉर्प्शन, हाई इंटेंसिटी को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे बाय एब्जॉर्प्शन, और डिसिपेशन। डिसिपेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉस करना। बाय डिसिपेशन, डिसिपिटेशन नहीं, इट शुड बी डिसिपेशन, सही है, डिसिपेशन। और बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को या तो ये लॉस, अच्छा डिसिपेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉस। या तो एनर्जी को ये लॉस करेंगे, या तो ये एनर्जी जो हाई इंटेंसिटी की लाइट है, एनर्जी हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है उसको या तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, या तो ये लॉस करने के बाद क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको ये बचाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये आपके बुक के अंदर बताया गया, एक्स्ट्रा एनर्जी से ये बचाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन की आई के अंदर, ह्यूमन जो होते हैं इंसान, ह्यूमन आई के अंदर भी आपको ये मिलेंगे कैरोटिनॉइड्स। और ह्यूमन आई के अंदर क्या काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आई को। वही हाई इंटेंसिटी लाइट से प्रोटेक्ट ह्यूमन आई, वहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जैसे ही हाई इंटेंसिटी की लाइट आएगी ना, तो हाई इंटेंसिटी की लाइट पहले कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करेंगे, डिसिपेट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे और हीट की फॉर्म में उसको डिसिपेट करेंगे, ताकि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैरोटिनॉइड्स का काम है। ये वो कलर एब्जॉर्ब करते हैं जो ए और बी नहीं कर सकते, ये उस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी देखिए ये अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये तो टोटली डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस बढ़ गई, फोटोसिंथेसिस की रेंज बढ़ गई। इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस में ये तीनों पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कैरोटिनॉइड्स के बारे में, बुक में से रीड करके आपको बताता हूँ। बुक में 2 और चीज़ें हैं जो है ना वो बताई गई है रीडिंग वाले मटेरियल में। एक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो यहाँ पे चीज़ें बताई वो दोबारा वहाँ पे एक पैराग्राफ में बताई गई है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी। तो बराए मेहरबानी जब मैं ये लेक्चर देने के बाद रीडिंग करता हूँ बुक की, तो उसको एक मरतबा लाजमी देखिएगा, क्योंकि लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बुक के अंदर जो लाइनें और कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में। सो दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ पिगमेंट्स।
देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बुक में रीड कर लेते हैं इनको। एज लाइट इज फ्लैश्ड ऑन मैटर इट मे बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। सब्सटेंसेस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट। यही ना, तो मैटर के ऊपर जब लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी, या तो ट्रांसमिट होगी। और जो प्लांट्स के अंदर सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें पिगमेंट्स कहा जाता है। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। These pigments are important in the conversion of light energy to chemical energy. Light energy को chemical energy में convert करते हैं। The most important pigments required in this process are the chlorophylls and carotenoids. Chlorophylls can be distinguished into A, B, C, D, and E. The empirical formula of chlorophyll A molecule is C55H72O5 N4 Mg. And chlorophyll B is C55H70O6 N4 Mg. chlorophyll A ब्लूइश ग्रीन का होता है और chlorophyll B जो होता है येलोइश ग्रीन का होता है। आगे बताया गया, इसका स्ट्रक्चर रीड करते हैं हम। बताया गया है कि chlorophyll molecule has two main parts. एक होता है वन फ्लैट स्क्वायर की तरह होता है लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड, एंड द अदर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। अच्छा, वो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफिन रिंग मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग ज्वाइंड बाय मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन ऑफ पोरफिन रिंग। ऐसे ना, टेट्रापायरोल रिंग कैसे बनती है भाई? 4 कार्बन वाला एक रिंग जिसके बीच में नाइट्रोजन लगा हुआ है, वो 4 टेट्रापायरोल रिंग मिलेगी और वो मैग्नीशियम के साथ उसका नाइट्रोजन जो है ना वो बॉन्डिंग करेगा, एंड देन देयर पोरफिन रिंग के अंदर वो एक हेड बन जाएगा उनका। long hydrocarbon tail which is attached to one end of the pyrrole ring, that is phytol C20H39. The chlorophyll molecule is embedded का मतलब लगा हुआ, चिपका हुआ, attached in the hydrophobic wall of thylakoid membrane by this tail. उस टेल की मदद से ही वो अटैच होता है थालाकोइड की मेम्ब्रेन के साथ, हाइड्रोफोबिक कोर के साथ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू, मैंने ऑलरेडी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में ही कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल रेंज, visible light. Green, yellow and indigo are least absorbed by chlorophyll, therefore plants appear green, क्योंकि जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वो हमें शो होगा। सही। सो यहाँ पे यही तस्वीर बताई गई है। देखें, अगर गौर से मैं आपको इस तस्वीर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँ। ये क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर है। ग्रेनम हो गया, देखिए ये वाला जो है ये ग्रेनम है, और ग्रेनम किस चीज़ से बने? थालाकोइड से बने। और अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल को, तो ये देखिए क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल ए है तो उसमें CH3 होगा, और क्लोरोफिल बी है तो उसमें CHO होगा। कहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे सेकंड पैरेलल रिंग में। याद रखिएगा ये सेकंड पैरेलल रिंग है जहाँ पे ये चेंजेस आएंगे आपको नज़र। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पोरफिन रिंग है। देखिए ये हेड है इसका। मैंने अच्छे से नहीं बनाया था, मैंने थोड़ी गलती भी वहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। क्या मैंने वो जो है ना वो ऐसे जो बनाया था, मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, जस्ट आपको वो समझाने के लिए मैंने बनाया था। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से बताया गया। देखिए ये इसका हेड है पोरफिन, और इसमें देखेंगे तो ये एक पैरेलल रिंग हो गई, ये दूसरी पैरेलल रिंग, ये तीसरी और ये चौथी पैरेलल रिंग। ये 4 पैरेलल रिंग्स हैं, और इन 4 पैरेलल रिंग्स में अगर आप देखेंगे तो इन 4 पैरेलल रिंग्स में से बीच में मैग्नीशियम है जिससे ये अटैच रहे। और गौर से देखिए ये मिथाइल ईस्टर टेल है, और ये पूरी की पूरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जिसे आप कहेंगे फाइटोल चेन C20H39। आगे स्ट्रक्चर समझ में क्लोरोफिल का। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका पोरफिन हेड है, सही ना, जो हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, टेल अटैच्ड होती है हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थालाकोइड मेम्ब्रेन के साथ। और ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और अगर देखें यहाँ पे कैसे एम्बेडेड है, देखिए ये अगर आप गौर से देखिए थालाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। थालाकोइड मेम्ब्रेन में ये कैसे एम्बेडेड, इनके हेड ऊपर की तरफ, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक जो है ना वो एंड जो होता है थालाकोइड मेम्ब्रेन का उसके साथ अटैच है। देखिए ये पूरा का पूरा। सो इसे हमने एक पिगमेंट को बाहर निकाला है, तो ये इसका हेड हो गया, ये इसके टेल हो गया। आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे रीड करते हैं इनको। देखिए यहाँ पे एक और तरीके से मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताता हूँ एक तस्वीर के थ्रू। देखें ये हमारे पास है मैग्नीशियम सेंटर में, सही है। और मैग्नीशियम के बाद देखेंगे तो ये एक पोरफिन रिंग हो गई, ये दूसरी पोरफिन रिंग, ये तीसरी और ये चौथी। इसी वजह इनको कहा जाता है टेट्रा पैरेलल रिंग्स, सही है। ये रिंग्स तो आगे, लेकिन रिंग्स के साथ ये दूसरी भी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग मैंने आपको बताई हुई है। मैंने वहाँ पे रेंडमली ऐसे ही रफ जो है ना स्केच बनाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा पोरफिन हेड है इसका, ठीक है, पोरफिन है। और ये जो रेड कलर है ये पोरफिन का हेड है, और ये टेल है इनकी, ये मिथाइल ईस्टर टेल है ये वाली,
और ये वाली इनकी फाइट्रोल चेन C20H39। अगर क्लोरोफिल ए है तो R जो होगा उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, CH3, और अगर क्लोरोफिल बी होगा तो R की जगह पे होगा CHO। ये रेडिकल ग्रुप है। बाकी क्लोरोफिल ए और बी में दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ तक सिमिलर होगा, सिर्फ R ग्रुप पे चेंज होगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। आगे बताया गया है कि क्लोरोफिल ए इज मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसे ना, कन्वर्टर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली पार्ट टेक करता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर के अंदर आपको यही मिलेगा। इट एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स डिफरिंग स्लाइटली इन द रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स। रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स के बेसिस पे इनके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलोंग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन अल्जी जो होता है उनके अंदर आपको क्लोरोफिल ए के साथ बी भी मिलेगा। कैरोटीनॉइड्स के बारे में रीड कर लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वॉयलेट ब्लू वॉयलेट रेंज इफिशिएंटली। सही है, ये रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, लेकिन वॉयलेट और ब्लू रेंज को ये इफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। सही है, द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो ज्यादा आ जाती है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स भी मिल गए, क्लोरोफिल ए बी। So the carotenoids transfer their energy to chlorophyll B then to chlorophyll A, और वो chlorophyll A को भेजता है chlorophyll B, और chlorophyll B कहाँ से एनर्जी लेता है, कैरोटीनॉइड से। From here energy transfer to light reaction, और फिर लाइट रिएक्शन में एनर्जी जाती है ATP और NADPH2 की फॉर्म में वो बनती है। The order of energy transfer is given below। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड से उसने अपनी एनर्जी दे दी क्लोरोफिल A को, क्लोरोफिल A ने क्लोरोफिल B को। Some carotenoids also protect chlorophyll molecule with high intensity of light by absorption and dissipation of extra energy। एक्स्ट्रा एनर्जी को डिसिपेट लॉस करके एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल मोलिक्यूल को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन ह्यूमन आई कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। इंसान की आंख को भी ये बचाते हैं।